अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका बजट 2019-20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बजट, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन बजट के बाद से लेके अब तक क्या कुछ होता रहा, इससे मुतालिक सबसे पहले हम आपके साथ कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहेंगे। निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रात गए ख़िताब किया, होता रहा पहले भी कि उमूमन शाम 8-9 बजे प्राइम मिनिस्टर ख़िताब किया करते हैं। हाँ। लेकिन रात गए जो ख़िताब था, फिर उसके दौरान जो टेक्निकल ब्लेंडर्स हमें देखने को मिले, तकनीकी फॉल्ट हमें देखने को मिले, अंदरूनी कहानी क्या है, कहाँ पे गलती? पहले तो इस पर गौर करना चाहिए, कल मुसीबत क्या आन पड़ी हुई थी कि आपने ख़िताब कर रहे हैं। पहले 9 का टाइम, फिर 9:15 का, फिर 11 का, फिर खामोशी, फिर 12 बजे का। तो पार्लियामेंट में भी थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ भी तो खैर वहाँ माहौल नहीं था कि वो कुछ बात देखें। पार्लियामेंट में वो थे और उनके गिर्द ऐसे हसार बनाए खड़े थे उनके, अब मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, MNAs थे उनके साथी जी। हाँ, लग कुछ और रहे थे वो। MNAs, उनकी डिग्निटी ये कहती है कि सारे MNAs बराबर होते हैं जी। अब क्या इमरान खान साहब को वहाँ ख़तरा था किसी को? अच्छा, पार्लियामेंट में तो बात क्या अपोजिशन वाले हल्लड़बाजी करेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म काम में वह ख़िताब करे, वहाँ अपना मुंह खोले, विक्ट्री के साइन ना खाली बनाए। अच्छा, आपका कहना यह है कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ख़िताब करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उसके बाद जो हुआ, आवाज़ म्यूट हो जाना, फिर जिस तरह की प्रोडक्शन हमने देखी डिफरेंट एंगल से, इससे पहले जो ख़िताब होते रहे वो एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड के तहत होते थे। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी मगलिंग हुई है। किसने की? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी कि मैं ख़ुद भी रहा हूँ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। जी जी। उस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी एक तो कम से कम याद है मुझे, और वैसे भी मुझे मैं काफ़ी साल एक्सपीरियंस है जी। ये PTV का काम होता है, रियासती मीडिया का काम है। PTV का काम है कि उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद उसका बड़ा कलीदी रोल होता है क्योंकि जो जितने चैनल हैं बाकी के, उनको फीड वो देता है। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो जाए तो सारा मामला चौपट हो जाता है। कल यही हुआ। मेरी इत्तला ये है कि $5 बिलियन मिले थे चीन से जी PTV की मॉडर्नाइजेशन के लिए जी। वो जो अरशद खान और फवाद चौधरी के दरमियान एक मुर्गी हराम हुई थी, उसकी नज़र हो गई। बिल्कुल ठीक है। लेकिन निज़ामी साहब, जो भी हुआ कल बड़ा हैरानकुन है। प्राइम मिनिस्टर के जो खिताब था उसके सब्सटेंस पे, कंटेंट पे तो बात करेंगे। शौकत तरीन साहब, जी जी बिल्कुल, शौकत तरीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक मुशीर ख़जाना, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, मेरा ख्याल जो एक सवाल कि 5500 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करने का हदफ, आई थिंक इसी से आगाज़ करते हैं कि ये कैसे। नहीं, मेरे ख्याल से राय लेते हैं शौकत साहब की कि जी जी बजट पे उनका मुंबई तासर क्या है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, बात यह है कि हमारे इकॉनमी के कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं बड़ी देर से, और ये फॉल्ट लाइन जो हैं ये हम पेपर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं बाहर से, कभी एड आ जाती है, कभी रेमिटेंसेस आ गए थे, और ये सिक्लिकल हमारी एक किस्म से इकनॉमिक परफॉर्मेंस रही है। कभी हम 5-6% ग्रोथ रेट पे चले जाते हैं और फिर गिर के ऑलमोस्ट नेगेटिव पे आ जाते हैं, या तो ये जो है ना, ये होना नहीं चाहिए। तो क्या वो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उनमें सबसे बड़ा तो जो है वो रिसोर्सेज की कमी का होना। रिसोर्सेज की कमी का मतलब है गवर्नमेंट के लेवल पे भी टैक्स टू GDP और सेविंग रेट भी बड़ा थोड़ा है। दूसरा, फिर हमारी जो इंडस्ट्री है वो वेदर हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या एक्सपोर्ट्स की, वो competitive भी नहीं है, तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कभी भी नहीं इम्प्रूव हो सकता कि वो इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसी तरीके से और बाकी हमारे बड़े इम्बैलेंसेस हैं, वेदर इज़ एग्रीकल्चर या उसमें हाउसिंग ही नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंसेस हैं, और फिर एक बहुत बड़ा एक और हमारे में फॉल्ट लाइन है, और वो है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो 700-750 अरब रुपया साल का लूज़ कर जाती हैं। तो अगर इस बजट को देखा जाए
तो इन्होंने एक तरफ ये एक सिमत में तो कदम इन्होंने उठाया है, और वो ये है कि इन्होंने अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उसकी तरफ तवज्जो दी है और टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की है। और उसके बीच में जो रेंट सीकर्स हैं, जिस तरीके से आप ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने सारी इंडस्ट्री को ज़ीरो रेटेड कर दिया था। और इसमें आपने कल भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि टोटल टेक्सटाइल की जो वैल्यू है, सेल वैल्यू, वो 23 बिलियन डॉलर है। 13 बिलियन एक्सपोर्ट होता है, 10 बिलियन जो है वो डोमेस्टिक है, सेल है। ये किसी पे भी टैक्स नहीं देते, ना सेल्स टैक्स देते हैं, ना इनकम टैक्स दे देते हैं। तो इस किस्म की, और रेंट सीकर्स बहुत हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें वो है वो इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की है, और आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी बात है। फिर आपका डिडक्शन, मतलब टैक्स जो है जिसको आप कहते हैं अप फ्रंट लग जाता है जी, एट सोर्स लग जाता है, और उसको मतलब ये इस किस्म के कोई 66 किस्म के टैक्सेस हैं। अच्छा, ये इन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश या ये कम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप टैक्स। जी, विदहोल्डिंग टैक्स जो है उसको कम करने की कोशिश की है। वो कुछ 66 हैं, उसमें से ये काफ़ी इन्होंने करने की कोशिश की है। ये भी एक अच्छा कदम है। अब अगर देखा जाए तो ये कहाँ इनकी ज़रा थोड़ी सी, मैं ये कहूँ कि इन्होंने जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं की और ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग है, वो ये है कि इन्होंने उठा के सारा बोझ FBR पे डाल दिया कि आप ये 4100 से आप 55.6 ट्रिलियन पे चले जाएं। अरे भाई, ये 4.1 ट्रिलियन भी नहीं होगा। लग ये रहा है कि ये 3.8 3.9 ट्रिलियन पे होगा, और शायद एक 100 बिलियन वगैरह जो है वो एमनेस्टी वगैरह से आ जाए। शौकत साहब, कथा कलामी बात, वो तो फिर जो पिछले साल का शॉर्टफॉल रेवेन्यू का पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है, और जो नया टारगेट है उसको कवर करके ये पूरा करना तो तकरीबन नामुमकिन लगता है। मेरे जैसे आउटसाइडर को तो ऐसे ही लगता है। जी 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 मेरी वही मैं अर्ज कर रहा था निज़ामी साहब कि पहले तो आपका इस दफ़ा 4.4 का रिवाइज टारगेट था, जिस पे आप 3.8 3.9 पे आएंगे, और आप 3.9 को उठा के 5.6 पे कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मुश्किल टारगेट है। ये कोई 45% है। तो एक तो इन्होंने इस चीज़ में सारा कुछ उस पर डाल दिया, FBR पे। करना इनको ये चाहिए था कि इसको 5 ट्रिलियन पे ले जाते, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता। लेकिन उसके बीच में ये जिस तरीके से मैंने कहा है कि इन्होंने एग्जाम्पशंस निकाली हैं, और जो ग्रोथ होगी वो 14% होगी, 4% रियल ग्रोथ और 10% इन्फ्लेशन। उसका इम्पैक्ट कोई 500-600 बिलियन का आ जाएगा। और फिर इन्होंने ये जो नए टैक्स लगाए हैं वो 400-500 बिलियन के, जो 600 बिलियन के लगाए हैं, इसको इनको रिविजिट करना चाहिए था। क्योंकि बड़े बड़े टैक्स जो हैं वो तो आप लगा दें, लेकिन ये घी पे भी टैक्स लगा दिया, चीनी पे भी लगा दिया, हर उस चीज़ पे लगा दिया जो कि कॉमन मैन को अफेक्ट। जी जी, यही 250 बिलियन यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये गरीब आदमी जो है इस बजट को हटालेगा? ये नहीं हटाएगा सर, मैं आपको ये बता रही हूँ, इसका इस पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपने ये सिर्फ 200-250 अरब की खातिर ये जो चीज़ें की हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप दूसरी साइड से एक्सपेंसेस कम करते। आपने 18th अमेंडमेंट के बाद जितनी भी मिनिस्ट्रीज एलिमिनेट करनी थी और उस प्रोविंस को भेजनी, वो नहीं भेजी आपने। और उसके बाद BISP भी आप ही कर रहे हैं। BISP तो यार हर ये मतलब लोगों पे खर्च हो रहा है ना, तो ये तो प्रोविंशियल होना चाहिए। ये पास ऑन करते और 500-100 बिलियन की ये आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, इसमें 2 साल के ऊपर करते आप, 200-250 बिलियन वो करते। फिर आपने ये नहीं दिखाया कि एडिशनैलिटी क्या होगी। आपने नए टैक्स पेयर्स कितने लेके आएंगे और उनके ऊपर हम कितना टैक्स उनसे जमा करेंगे। आपने उठा के जो पहले टैक्स देते थे उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। आपने जो रेट था वो 25%, पिछली हुकूमत ने 15% मैक्स रेट किया, आपने उसको पहले 25 किया, आप 35 कर दिया। तो यार उसका तो कोई सुनवाई वाला ही नहीं है ना यार। बेचारा जो इंडिविजुअल है, सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर क्यों आप इतना बोझ डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना करते ये, और फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते,
एक तो मैंने 250 बिलियन का आपको बता दिया, 150 बिलियन इनको नए उसके मिल जाना चाहिए था। और फिर ये मैं रेंटल रीट्स करते या अपनी बिल्डिंग्स को रेंटल रीट्स बना के स्टॉक मार्केट में लेके जाते, वहाँ से रेस करते 150-200 बिलियन, तो ये पूरा हो जाता इनका। अच्छा, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में लैटरल थिंकिंग नहीं की। ये शौकत साहब, ये एक वजह ये भी तो है ना, लोग समझते हैं ये कि जिन लोगों ने ये बजट बनाया है उनका हाथ पाकिस्तान की कौम की नब्ज़ पर नहीं है। हफीज़ शेख जो हैं वाशिंगटन से आए हैं वाया दुबई, IMF के पुराने एहलकार हैं, पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं अब। जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा, जी वो मिस्र से आए हैं। वो मिस्र से आए हैं। वो उनके वालिद साहब जो थे वो मेरे बड़े दोस्त होते थे। जी रज़ा बाकर साहब। रज़ा बाकर साहब जो हैं, लेकिन उनका वहाँ मिस्र में वो हशर करके हैं IMF के प्रोग्राम, जो ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम होता है। सिवाय मैं कहूँगा कि जो चेयरमैन FBR हैं शबर ज़ैदी साहब, वो उनके कम से कम ये कह सकते हैं कि वो एक पाकिस्तानी है, समझते हैं। और एक अक्सर हमारे प्रोग्रामों वगैरह पे भी आते तो उनको समझ है इन मामलात की। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर की नब्ज़ तो होनी चाहिए थी कौम पे ना। तो अगर मैं ये आपसे, मेरा सवाल ये है, बॉटम लाइन ये है कि आया ये कौमी बजट जो है वाकई IMF का बनाया हुआ है, IMF की खुशनुदी हासिल करने के लिए बनाया गया? देखिए आरिफ साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, मैंने वो 3-4 चीज़ें आपको कहा था स्ट्रक्चरल जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं, उसमें एक को इन्होंने ठीक करने की कोशिश की है, कुछ किया है, उसमें भी मैंने आपको थोड़ी सी कबातें बता दी हैं। बाकी अगर आप देखा जाए तो हमारी, अगर हमने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म इस इकॉनमी को ठीक करने जा रहे हैं, तो इन्होंने इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस के लिए क्या किया यार? तो मतलब उसके लिए कुछ किया इन्होंने जिससे हमारी एक्सपोर्ट भी कंपेटिटिव हो जाएंगी, इंपोर्ट्स जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कंपेटिटिव हो जाएगी, और उससे हमारी जो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। क्या हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उसके बारे में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी हमने 150 अरब रुपया ले लेना है प्राइवेटाइज़ करके। वो किसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं? वो जो नए पावर प्लांट्स लगे हैं, जो पैसे बना रहे हैं, उनको ही कर रहे हैं। इन्होंने वही काम कर रहे हैं जो कि डार साहब किया करते थे। जी जो पहले प्राइवेटाइजेशन हो गई थी और सक्सेसफुल थी, उन्हीं को बेचते जा रहे थे। तो जो लॉस मेकिंग है उसके बारे में भी तो इन्होंने कोई प्लान नहीं दिया इस बजट में। पाकिस्तान स्टील मिल, और रेलवे हाउसिंग की तो बात ही ऑलमोस्ट नहीं हुई। जी तो रेलवे है, PIA है, बहुत कुछ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये IMF की कुकी कटर अप्रोच होती है हर मुल्कों के बीच में, वेदर इट इज़ नाउ, अगर आप देखें अर्जेंटीना में जो हो रहा है, जो मिस्र में हो रहा है। और उन्होंने, जाहिर है यार, उनके देयर फीट आर नॉट ऑन द ग्राउंड, उनका नीचे यहाँ लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये तो इनको चाहिए था ना कि ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कहते हैं कि अच्छा यार हम ये करने जा रहे हैं और इसको हमने कैसे लेके जाना है जिससे ये फॉल्ट लाइन जो हैं ये परमानेंट तौर पे ये वो ठीक हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेंगे तरीन साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ का जिक्र किया। निज़ामी साहब, 1100 अरब रुपए का सालाना नुकसान है ये इंटरप्राइजेज़ जो हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक और बात भी की कि मुल्क स्टेबलाइज हो गया। कैसे स्टेबलाइज हो गया, इकॉनमी कितनी बेहतर हुई है और आवाम के हालात कितने बदले? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत तरीन साहब, ब्रेक से पहले आपने एक नुक्ता उठाया, कंपेटिटिव करने के लिए इंडस्ट्री को बजट में हुकूमत ने क्या दिया। एक बड़ा हर्डल जो दहाइयों तक रहा, सालों तक रहा, वो एनर्जी क्राइसिस था। अब लोड शेडिंग का मसला वैसे नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं वो कौन से इंसेंटिव्स थे, वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो इस बजट में इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करने के लिए होनी चाहिए? दूसरे, इसका सवाल का दूसरा करने का तरीका ये है कि इसमें कौन सा डिसइंसेंटिव है। इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है शौकत साहब, पिछले साल तो उसकी, या ये भी तो रवा माली सवाल ही है, इतनी ख़राब यानी नेगेटिव ग्रोथ रही है तकरीबन। तो आया वो फैक्टर्स दूर करने की कोशिश की गई है इस बजट में?
देखिए जी, कंपेटिटिवनेस इंडस्ट्री की जो है ना, वो उसके बीच में आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसकी तरफ कुछ ना कुछ तो इन्होंने टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये मसला उससे बहुत बड़ा है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी फ्रेगमेंटेड है, सवाए इंपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और वो एफिशिएंट है, बाकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारी फैमिली बिजनेसेस हैं और वो बड़ी फ्रेगमेंटेड है। छोटे इदारे हैं, वो उन पर स्केल नहीं है, वो कंपेटिटिव नहीं है लोगों के साथ, मतलब दुनिया के साथ, और वैल्यू एडिशन नहीं है, और उसकी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक चैप्टर 11 जो है बैंक्रप्सी लॉ, उसको CRA कहते हैं, वो बना के रखा हुआ है। ये इनको बजट में मुझे ये मतलब सुनना चाहता था कि उसको ये मतलब फाल करेंगे और कुछ पैसे डालेंगे एक साइड के ऊपर कि प्राइवेट इक्विटी क्रिएट करें, जिससे वो इस इंडस्ट्री को वो कंसोलिडेट करते जाएं और स्केल अप करते जाएं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला के उसमें पार्टिसिपेशन दें। इनोवेटिव आइडियाज़, बिकॉज आज की डेट के बीच में आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टोटल कमोडिटी इंडस्ट्री है, विच मीन्स या आप सूतर बनाते हैं टेक्सटाइल में ज़्यादा, या ग्रे क्लॉथ बनाते हैं, बहुत थोड़ी फैब्रिक बनाते हैं, बहुत थोड़ी गारमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या है, आप उसके बाद वो छोटे छोटे मतलब स्पोर्ट्स गुड्स है, सर्जिकल गुड्स हैं, कारपेट्स हैं, राइस है, क्या है आपके पास। तो इस चीज़ के भी इसको जो स्केल अप करने के लिए मैंने कुछ नहीं ऐसी इनोवेशन देखी इसमें। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी अगर आप देखें तो हमें डंप किया जा रहा है इस वक्त, चाइना, कोरिया सारे डंप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी ही नहीं हो सक रही। जी। तो उनको खड़ा करने के लिए हम क्या करने के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी पड़ेगी ना हमें। तो ये है जो जिस तरफ हमें तवज्जो देनी है। दूसरा इसी का एक और दूसरा रुख ये है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जो हैं वो जिसको आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, वो इस वक्त मैसिव लॉसेस में हैं। तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो भी तो आप अगर फ़र्ज़ करें आप 1.1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 750 बिलियन की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ 750-800 बिलियन भी कहें, वो भी 2% ऑफ GDP है। 2% ऑफ GDP इज ड्रैग डाउन बाय दीज एंटरप्राइजेस। तो उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना बीच में, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। एक असद उमर साहब ने सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड बनाई थी और वो उसके बारे वो सुना वो खड्डे में चली गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं हमारी, इसको ठीक करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस पर तो IMF भी कहेगा कि आप ये SOEs वगैरह के ऊपर क्या कर रहे हैं। शौकत साहब, ये तो आप बातें सारी सही कर रहे हैं, लेकिन जो कल वज़ीर आज़म की रात गए तकरीर थी, आज ही समझ लें वो रात के 12 बजे के बाद हुई है, वो तकरीर कोई ऐसी नहीं थी कि जिससे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो, कि मैं कमीशन बना दूंगा और उसमें ये होगा, पकड़ो हाई पावर पाए। तो बेसिकली तो मसला ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि आपको सारा पता है कि कौन कौन चोर है इस मुल्क में, और एमनेस्टी स्कीम में भी पता है उनको सबसे पहले कि हमारे पास सब नॉलेज मौजूद है, तो ये जो मुल्क में जो हरासा करने का माहौल है बिजनेसमैन को, सियासतदान तो चले हैं उनके आप कर लिपटें, आपने साथ ही बिजनेसमैन भी रगड़ा जाएगा इसमें। फिर जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको एक तरफ आप कहते हैं कि वो है, दूसरी तरफ आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, और फॉर्मल इकॉनमी आपकी बहाल नहीं हो पा रही आपसे। देखिए जी निज़ामी साहब, मैं तो कोई ज़्यादा कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं। मेरे नज़दीक अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और ये नैरेटिव हमारा होना चाहिए, खान साहब का भी ये नैरेटिव होना चाहिए, मेरे ख्याल में यही रहा है। और उसको फिर इस जाविये से अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप आगे बढ़ें, हाथ मिलाएं अपोजिशन के साथ, सबके साथ, और कहें आएँ बैठ के नैब को एज अ इदारा देख लेते हैं कि क्या इसके ऊपर कौम को ट्रस्ट है या नहीं है।
क्योंकि ये ना पीपल्स पार्टी ने बनाया है, ना मुस्लिम लीग नून ने बनाया है और ना ही पीटीआई ने बनाया है। तो इनमें से किसी ने नहीं बनाया। तो वो बैठ के उसको कहें कि इसके खद्दोखाल हम देखें और इसके बीच में क्रेडिबिलिटी लेके आएँ, ताकि अगर ये कोई एक्शन ले भी सही तो लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करें और उससे लोगों से ये डर निकल जाए कि ये हम विक्टिमाइज होंगे इस पर। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आरिफ साहब, मैं बाकी पॉलिटिकल साइड तो नहीं जानता हूँ, मुझे ये मालूम है कि इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके जो वैसे भी कई बिजनेसमैन हैं, वो जो है वो काम करने को तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि या किसी वक्त भी नैब आ सकता है। और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है, उसने जितनी भी कोशिश की कि हम आके पब्लिक सेक्टर में हेल्प करें, बोर्ड्स पे आ जाएं, इनकी गवर्नेंस ठीक करें, उनको भी नोटिस जा चुके हैं, उनको भी बुलाया जा चुका है, तो वो भी भाग गए हैं। वो भी कहते हैं कि हमने तो अभी, हमारी तो तौबा। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को, ये एक मसला है और प्राइम मिनिस्टर को इसको सीरियसली देखना है। शौकत साहब, ये जो यही मसला है, इसको बजट में एड्रेस किया गया है या इसको नज़रअंदाज कर दिया गया? और प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है, हाउ मच हैज़ इट हेल्प्ड के मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें ये भी तो है ना कि आपको मिडनाइट नॉक नहीं होगी आपके। एक ये, दूसरा ज़रा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपका जो अपना बैंकिंग सेक्टर है, उसके लिए कैसा है बजट? बैंकिंग सेक्टर के लिए तो न्यूट्रल ही है। आई मीन, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर टेक ऑफ करेगा। बट उसमें मैं ये बता दूं आपको आरिफ साहब कि बैंकिंग एंड इकॉनमी गो हैंड इन हैंड। इकॉनमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग सेक्टर प्रॉस्पर करेगा, इकॉनमी अगर डाउन जाएगी तो बैंकिंग सेक्टर की भी शामत आएगी। तो इस वक्त तो हमारी शामत ही आएगी, बिकॉज इकॉनमी तो है वो तो टैंक हो गई है ना। मतलब 5.4-5.5% से गिर के इस साल का ये 3.3 की बात कर रहे हैं, शायद ये ना हो। तो वो तो फिर बैंकिंग में वो कस्टमर्स जिनके लिए धंधा करना मुश्किल हो जाएगा, वो फिर हमारी बुक्स पे तो ख़राब हो जाएंगे ना। तो बैंकिंग के लिए तो इस वक्त जो है बजट तो न्यूट्रल है, लेकिन हम बेसिकली वी आर ब्रेसिंग फॉर ट्रबल। जी अच्छा, तरीन साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पिछले 10 सालों में कर्जा 6,000 अरब से 24,000 अरब हो गया। इसकी तहकीकात होंगी, जो लोग शामिल थे। अब पिछले 10 सालों में आप भी ज़ाहिर है मुशीर ख़जाना रहे हैं, अगर ये तहकीकात होती हैं, ये कमीशन तहकीकात करता है, तो इसकी क्या इकॉनमी की बेहतरी में भी कुछ नताइज होंगे या बदतरी में? या बदतरी में, ऑब्वियसली। देखिए, पॉइंट तो सिर्फ ये है कि अगर इधर प्रोफेशनल लोग लगा लिए जाएं जिनको इकोनॉमिक्स का पता हो, तो वो 2-3 चीज़ें बड़ी सिंपल सी लेके आएंगे। और वो एक तो ये है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, वो जो होता है आमदन और ख़र्चे के दरमियान में जो फ़र्क है, उसको वो कर्ज़े से ही आप करते हैं ना। तो वो फिस्कल डेफिसिट ऐड करते जाएं आपने हर सालों के, वो आप ऐड कर दें, वो भी बड़े सिग्निफिकेंट होंगे। फिर आप जिन्हें ऐड करें अपनी जो फॉरेन लोन्स वगैरह आप लेते हैं और उसके ऊपर जो डिवैल्यूएशन होती है, वो आप देखें ना जी, जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी 1999 तक, उस वक्त तो रुपए की कीमत तकरीबन 50-55 थी और मुशर्रफ साहब उसको 62 पे छोड़ के गए। तो पिछले 10 साल में वो 62 से 150 पे हो गया। तो 90 रुपये जो है पर डॉलर, जितना आपका कर्ज़ा है डॉलर में, वो आप ऐड कर दें और वो और कर्ज़ा हो गया। तो इन चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 24,000 तो टोटल है ना। तो पिछले 10 सालों में तो 24,000 नहीं हुआ होगा ना। तो जितना भी हुआ होगा तो 85% 90% तो यही है। तो मेरा मतलब है कि इस चीज़ को सेंसिबली हैंडल किया जाए। इस किस्म के ब्रॉड ब्रश किस्म की जो चीज़ें हैं, उससे मतलब अब होगा ये कि जब अगर कोई लोग बैठे हुए हैं और वे 4-5 ये फिगर्स मैंने जो कही हैं वो ऐड करेंगे, तो दे विल ऐड अप टू दैट। अगर आपने करप्शन देखनी है तो आप ये देखें, पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट बजट जहाँ जहाँ खर्च हुआ है,
जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं और जो ये इवन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके बीच में कितने बड़े बड़े आइटम्स क्या थे और वो कैसे खर्च हुए, दैट इज़ द वे टू गो। ये कर्जे को देख के जो आप कह रहे हैं कि ये कर्जा जो है वो बेसिकली किसी की जेब में चला गया है, वो तो उसमें से मुश्किल ही हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शुड आई थिंक कंसल्ट फ्यू पीपल बिफोर ही जस्ट एम्बार्क्स ऑन दिस। शौकत साहब, मुझे तो ख़तरा ये है कि अगर आप देखें ना, ये जो आपने बात कही है बड़ी टेक्निकल और पहली दफ़ा मैंने सेंसिबल बात सुनी है इस बारे में। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैंने उसमें IB, NAB, ISI, FIA उनकी एक कमेटी बनानी है हाई लेवल अपनी निगरानी, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करूंगा कि ये जो कमेटी बनाएं, इसके बीच में इन्वेस्टिगेटिव एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। वो मतलब उसको एक साइड पे रखें और बल्कि बड़े इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट को बीच में लेके आएँ और वो जो हैं वो इनको दूध का दूध पानी का पानी बता देंगे। अच्छा शौकत साहब, कल डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी तो बड़ी नेगेटिव ग्रोथ रही है या बहुत कम ग्रोथ रही है या टारगेट कोई भी नहीं पूरा हुआ, बिजली में के सेक्टर में 40% ग्रोथ हुई है। क्या ये फिगर दुरुस्त है? ये तो बड़ी काबिल फ़ख्र बात है अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, बिजली के बीच में देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उन्होंने जो कैपेसिटी लगाई थी, लगाते रहे थे, तो उससे जो है प्रोडक्शन तो बढ़ी है। और आप मतलब यह है कि एक वक्त में हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी ही कोई तकरीबन 18,000 मेगावाट थी, अभी वो 29 से 30,000 मेगावाट पहुंच गई है। तो ये तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है पावर सेक्टर में। अब ये था कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें प्रोडक्शन तो ठीक हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में कुछ खराबियां थी जो मेरे ख्याल में इस साल में पिछले साल में बेहतरी आई है। जी जी। तो उससे यह है कि लोड शेडिंग काफ़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है। तो सर्कुलर डेट के बारे में शौकत साहब, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। 1600 अरब का है इस वक्त सर्कुलर डेट का देखें जी, मैं अभी देख रहा था कि मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये जो आप लॉसेस की बात कर रहे हैं ये कहीं बजट में नज़र आ रहा हो सकता है कहीं किसी नंबर में छुपा हो, लेकिन अगर 700-800 बिलियन का है ना तो 700-800 बिलियन तो नज़र आ जाना चाहिए। तो करते ये हैं कि जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि ये सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, या तो उनकी बैलेंस शीट्स पे रख देते हैं और गारंटी दे देते हैं, जैसे PIA के जितने भी लोन एडिशनैलिटी होती है या लॉसेस होते हैं वो गवर्नमेंट गारंटी दे देती है। अगर रेलवे है तो रेलवे का एक ओवरड्राफ्ट होता है स्टेट बैंक में, उसको कह देते हैं, वो ओवरड्राफ्ट उनका बढ़ा देते हैं। ये कोई भी चीज़ जो है बैंक के अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइबिलिटीज़ में नहीं आता, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ में ज़रूर आता है। इसी तरीके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का है और उन्होंने एक कंपनी खोल दी है और वो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, उसमें से लोन रेस करते हैं, इनके लॉसेस पूरे कर देते हैं और वो कॉसाए जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कह सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी इस साल में उसकी कोई इन्होंने सदबाद करने का कोई तरीक़ाकार निकाला नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया, हो सकता है मैं गलत हूँ इस चीज़ पे। बिल्कुल ठीक है तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो चीज़ें हैं ना ये जी बात मुकम्मल करिए। कॉसाए जो फिस्कल डेफिसिट्स है ना ये कम करने चाहिए हमें। ठीक है तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, बात ये है कि इसाक डार साहब भी यही कुछ किया करते थे जब वो भी बजट बनाते थे। सर्कुलर डेट हो गया, रेलवे के खसारे हो गए, इनको एक्चुअल खसारों में शामिल नहीं किया जाता था। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो खिताब है उसके जो सियासी पहलू हैं ज़रा उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लंदन में बानी MQM को गिरफ्तार किया गया और अब खबर ये आई है कि ज़मानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। निज़ामी साहब, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। यहाँ पे पाकिस्तानी इदारों की जानिब से जिस तरह इस मामले को 22 अगस्त 2016 के बाद परसू किया गया और ज़ाहिर है पाकिस्तान की तक़द्दुस का, हुर्मत का सवाल था,
वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जो इस सारे मामले में? क्या है इसमें, तो जो आखिर में तो जो कलीदी रोल है वो हमारे जो नए वज़ीर दाखिला एजाज शाह, उनका भी इम्प्रिंट नज़र आता है कि उन्होंने इस मामले को आखिरी मरले पे हैंडल किया और कामयाबी से किया, और एक सही आदमी सही जगह पे आया जो ये चीज़ें, एक तो है कि वो पुराने इसी शोबे से हैं। हाँ, इसी शोबे से हैं, IB के हेड DG रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब का, ISI के हेड रहे हैं, तो वो समझते हैं चीज़ों को। फिर पंजाब सिंध हुकूमत ने भी बड़ा तावन किया जब उनकी बरतानिया की टीम आई है। लेकिन देखें ना, बात यह है कि एट द एंड एनालिसिस कि वो बरतानिया में जो कानून है और जो सब कुछ है वो नैब की तरह तो नहीं है कि ये पढ़ के तुम दो, साबित बाद में करेंगे, पहले तुम दो। अब वो कहते हैं जनाब कि ये इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो इसका मतलब है ये तो हमारी प्रोसिक्यूशन की फिर बड़ी कोताही है। जी। अब एक वकील जो है उसने ये कहा है कि हमें इसकी अपील करनी चाहिए। अब देखें इससे क्या बनता है। बहरहाल हुकूमत की ये कामयाबी ज़रूर है कि उनको एटलीस्ट वहाँ, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से गिरफ्तार हुए। प्रोसिक्यूटर टाइप का आदमी भेजना चाहिए वहाँ। नहीं, नैब की प्रोसिक्यूशन नैब पे तो जज को निज़ामी भेजना साहब चाहिए। गए, फिर तो मामला ख़राब ही होगा। नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, नैब की प्रोसिक्यूशन क्या, 3 केस नवाज शरीफ पे बनाए, एक में वो बरी हो गए, एक में वो मजाक तो यार, जमानत आपको सीरियस बात कर रहा था मैं। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई इनको काबिल प्रोसिक्यूटर वहाँ पे लेना होगा, जाहिर है। जहाँ जब इतनी कोशिश की है महकमा दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, तो अब आगे इन्हें वहाँ भी कोई काबिल बंदा लेना होगा। नैब का प्रोसिक्यूटर क्या, लेकिन वो फिर अब बाहर आके उसने फिर नफरत अंगेज, तो परवाही कोई नहीं है। दो तो के वो जो बातें करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब, खैर वो जो मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने भी उन्हें सबक बहुत खूबसूरत अंदाज में हाँ, सिखा दिया। निज़ामी साहब, ये ज़ाहिर है आपने दाखिली उमूर की बात की है, कल भी ये नुक्ता उठाया गया जो फ़ौज की जानिब से रज़ाकाराना तौर पे अपना बजट ना बढ़ाने की बात की गई। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सलामती के चैलेंजेस हैं, फ़ौज जिन जिन महाज़ों पे नबर्द आज़मा है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी, उसके आसार अभी कहीं ना कहीं वो परछाइयाँ बाकी हैं। आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत को इजाफ़ा करना चाहिए फ़ौज के बजट में? हालात मुतकाज़ी हैं कि इजाफ़ा हो। 100% कल हफीज़ पाशा ने भी यही कहा था जी। ये नहीं कि जो हमारे इलाकाई सूरत हाल है, जो इंडिया किस तरह हमें तरने वाला बनाना चाहता है, ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि जी फ़ौज ने वॉलंटरली कहा। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, लेकिन फ़ौज को जो उनका जो क्या कहते हैं उसको, जो फोर्स अफराब, यानी कि मतलब है उनकी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए ज़रूर बजट में इजाफा होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। और इस मामले में अगर हम कोताही करेंगे तो ये बड़ा महंगा पड़ेगा। निज़ामी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, हालात देखें, मशरकी सरहदों पे हम इंगेज हैं, मगरबी सरहदों पे अफ़गानिस्तान में इंगेज हैं, मुल्क के अंदर हम इंगेज हैं, पैसा तो चाहिए होगा। नॉन डेवलपमेंट जिस तरह होता है ना एक्सपेंडिचर, जी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि भाई उनकी और चीज़ों के लिए पैसे, लेकिन जहाँ तक टैंक खरीदने हैं, आपने जहाज़ खरीदने हैं, ये मुफ्त तो नहीं आते ना। न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपका, जी जी, तो आप कह रहे हैं जी अपना बजट फ्रीज कर दिया। अजीब बात है यार, मेरी तो समझ से बालतर है। बिल्कुल ठीक है। फ़ौज का बजट जो है वो बढ़ाना नागुज़ीर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुकूमत जाती है चली जाए, मेरी जान जाती है चली जाए, NRO नहीं दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। नहीं, लेकिन ये इसका मतलब है कोई कह रहा है कि दे दो। कौन कह रहे हैं? जो नैब के चेयरमैन का इंटरव्यू था जावेद चौधरी के साथ, जी, कॉलम में का इंटरव्यू कॉलम, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि भाई वो शहबाज जो है उसकी थी थर्ड कंट्री जो देने को तैयार है। जी जी, मेरी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ भी के लिए भी यही अरेंजमेंट था, ये ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन तीसरा था। इमरान खान ने कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं ये इस पे साइन नहीं करूंगा डॉटेड लाइन पे NRO, और आज आपने देख लिया ये सामने आ गए। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ पैसे देने को तैयार थे और इमरान खान ने उनकी ऑफर को नहीं, कबूल कोई नहीं किया। पैसे देने को तैयार नहीं थे। ये तीसरे मुमालिक के थ्रू आना था। जी, वो बड़ा अजीब सा NRO था जिसमें इन्होंने चले जाना था, हमजा और मरियम ने सियासत करते रहना था। अच्छा, मतलब अगली नस्ल जिसको ये सियासत में लाना चाहते थे, मकसद तो हल लेकिन हो गया इमरान था। खान नहीं माने और एक मामले में उन्होंने बॉटम लाइन की। जी। और अब ये कहने वाला कौन था, ये अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आप अक्लमंद हैं,
समझ सकते हैं। अच्छा वो तो कोई समझ इमरान गए। खान से ज़्यादा बाला ताकत होगी जिन्होंने कहा होगा। नहीं नहीं, ये इमरान खान के जुमले से भी लग रहा कोई है। फ्रेंडली कंट्री थी, जी वो तो पैसे देगी, लेकिन कौन था इनको कह रहा था यार खान साहब मुकाओ इन्होंने जान दो। ये तारीख भी अपने आप को शायद फिर लेकिन से एक बात दोहरा रही बताऊं थी। आपको, जो कल जो तकरीर थी इसमें ये उनका मूड खान साहब का खासा ख़राब था। एक जुमला खान साहब ने कहा कि मुल्क स्टेबलाइज हो गया और अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, 9 महीने मैंने बड़ी मेहनत की, कभी भाई इधर से पैसे ख्याल बढ़े। था कि आप एक ऐसा तकरीर करेंगे कि भाई ये जो आवाम पे बोझ डाल रहा हूँ मैं, ये इसलिए डाल रहा हूँ कि कौम की खतर डाल रहा हूँ, हालात ठीक हो जाएंगे, ये तो कहा उन्होंने, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो कंटेनर वाली तकरीर थी, धमकी आमेज, इस पे शादियाने बजाने के जी मैंने सबको अंदर कर दिया। दूसरे उन्होंने पूरा चार्जशीट दिया, फलाना इतने अरब कहा गया, फलाना कहा गया, वो फलाने का नाम ये हुआ। भाई बात ये है कि ये कोर्ट्स पे अगर चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान में वाकई नैब के भी कोर्ट्स ही है ना, बिल्कुल ऐसे ठीक अदालत है ना, या तो फिर आप इनको लगा दें फायर, सियासतदानों को जेल में डाल दें, आप ऑर्डिनेंस के जरिए इनके सजा भी कर दें मुतय्यन, ये ख़त्म करें जो गोरख धंधा है। एक तरफ कहते हैं हमारा कोई तल्लक ही नहीं है, ये भी कहा उन्होंने, जी जी। हमारा क्या तल्लक है। निज़ामी साहब पिछले 10 सालों के अगर खाते खुलते हैं उसमें वो लोग, अब जिस तरह शौकत तरीन साहब थे, जाहिर है इनसे भी हिसाब होगा, मुशीर ख़जाना रहे, कर्ज़ कैसे बढ़ा, और एक लंबी फहरिस्त है मौजूदा जो इनके मुशीर ख़जाना शेख साहब हैं। जी अब्दुल आप हफीज़ शेख अंदाज़ा साहब। करें कि हजूर वाला, अब आप नाम लेता जाओ, जी जी। अगर आपने वाकई यहाँ पे विच हंटिंग कर रही है, फिर आप अब्दुल हफीज़ शेख हमारे वज़ीर ख़जाना रहे, जी जी। पीपल्स पार्टी के द्वारा, फिरदौस अशक अवान वज़ीर इत्तलात रही हैं, नदीम अफजल चंद रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, बाबर अवान साहब हैं, जी जी। फहमीदा मिर्ज़ा हैं, हमारे दोस्त शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, जी। आज़म खान होती साहब हैं, स्वाति। फवाद जाफरी साहब हैं, जी। अब आज़म खान स्वाति साहब। सॉरी, वो होती साहब बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत, जी जी। माई अपॉलॉजीज, फवाद चौधरी, तारिक बशीर चीमा, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत हुसैन। फिर क्या करेंगे, सबको खोल देंगे या इस मुल्क में पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन सब पे तहकीकात होगी, ये सारे अपने ओहदे छोड़ देते हैं और इनमें से आधे भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते, बहुत थिन मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं के सबका पास। यार मुतय्यन कर देना खान साहब जी। कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ये, इसकी इतनी सजा है, एक ऑर्डिनेंस जारी करके ख़त्म कर दें। ये कौम का खर्च क्यों हो रहा है इस खामखा, ये अदालतों पे, पेशियों पे। अदालतों पे, और ये और वो बेकार है। अच्छा, अख्तर मैंगल साहब ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। बज़ाहिर तो वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, PTI के इत्तेहादी हैं। मुलाकातें वो अपोजिशन के लोगों से कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपोजिशन के लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या उनको राम कर लिया जाएगा फाइनेंस बकौल बिल की शेख मंजूरी से रशीद पहले? के वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज वो मिले वज़ीर दिफा, हाँ, जी, परवेज़ खटक साहब से भी मिले। वो भी नैब के एक हीरो हैं भाई, उनका जी, तो जी, नाम जी। ले चुके हैं ये नैब के। मतलूब है नैब को। मतलब वो उनसे बात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि जो 6 नकाती उनके 6 नकात हैं, जिनमें से एक बड़ा अहम है मिसिंग पर्सनस के बारे में, जी जी। कि उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी बाजी, वो कहाँ आपके पास हैं जो आप बाजियाबी की बात कर रहे हैं, जिनके पास हैं उनसे यकीन दिलवाए ना, जी जिनके पास वो हैं। ठीक। एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अब ये PTM के मामले में अपोजिशन से फ्लर्ट कर रहे हैं। नहीं, हज़रत शेख का कदम यूँ भी है और यूँ भी है। तो लेकिन सवाल फाइनेंस बिल की मंजूरी, निज़ामी साहब, अगर ये पार्लियामेंट का जो माहौल था, कल हमने देखा अपोजिशन प्लेकार्ड्स लेके खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर को उनके MNAs उनके साथी प्रोटेक्शन कर रहे यार हैं, कोई फिक्र ना करें, हो जाएगा पास। मतलब अवाम भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ शेर उनका इंतखाबी निशान है, शेर एक पहचान है। जी। मियाँ नवाज शरीफ के घर जाएँ रायबंड पे, तो अंदर जाएँ तो एक बहुत बड़ा शेर जो है वो स्टफ्ड होता है मौजूद। अच्छा। लेकिन शहबाज शरीफ शेर की बजाय शेर कालीन बन चुके हैं। शेर कालीन क्या होता है निज़ामी साहब? और क्या उनकी बताएं मुझे, कितनी को ऑपोजिशन करेंगे, वो बजट पास। अच्छा, बजट पास हो गया। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।